एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट 2 जो कि है रिसर्च एप्टीट्यूड। यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग ऑलरेडी वन शॉट वीडियो में कर चुके हैं एंड वो वीडियो जाके आप चैनल पे देख सकते हैं एंड इसी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। पेपर 1 का पूरा सिलेबस हम लोग इसी यूट्यूब सीरीज़ में करने वाले हैं जिसमें आपको कोई भी प्रीमियम की नीड नहीं होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हमने वही इंक्लूड किए इसमें और एक बिल्कुल क्लियर आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा यूनिट 2 का रिसर्च एप्टीट्यूड। आप लोग यहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर आपको मैसेज करना होगा और 19 रुपीज़ में आपको पर यूनिट नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे वहाँ पे। जैसे कि अभी यूनिट 1 के आपको मिल जाएंगे एंड यूनिट 2 के आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्लासेस आपको अवेलेबल है दोनों। और जो जैसे जैसे क्लास अवेलेबल होती जाएगी आपके लिए जिस यूनिट की, उस यूनिट के नोट्स जो है आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। बिल्कुल 19 रुपीज़ क्या ही वैल्यू रखते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल नोट्स हैं ये जिनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पीवाईक्यूज़ को ये हमने कवर किया है। एंड स्टार्ट करते हैं चैप्टर आज हम। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना एंड हेल्पफुल लगे तो बिल्कुल करना बाद में। जो चैप्टर पे हम लोग कौन कौन सी चीज़ें करने वाले हैं, रिसर्च की मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविस्टिक अप्रोचेज़, मतलब दोनों सेम ही होती है ये। मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल, जो इसके मेथड होते हैं एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, बेसिस कौन से होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्चेज एंड स्टेप करेंगे हम लोग कि कैसे कैसे स्टेप को यूज़ किए जाते हैं, कैसे कैसे स्टेप में रिसर्च की जाती है। देन आते हैं थेसिस, आर्टिकल राइटिंग एंड रेफरेंस स्टाइल्स। तो जो रिपोर्ट बाद में बनती है रिजल्ट के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद जो रिपोर्ट तैयार होती है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है और उसका एक सिस्टमेटिक वे होता है, वो भी इसी लेक्चर में हम लोग पूरा चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले जो भी लेक्चर्स हों वो आप मिस ना कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैप्टर का नाम ही है रिसर्च एप्टीट्यूड, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ रिसर्च। और सिंपल डेफिनेशन हम देखेंगे इसकी कि रिसर्च क्या होती है। तो सिस्टमेटिक, साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है किसी भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डाटा। तो इसमें क्या होता है कि डाटा को कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और ड्राइंग कंक्लूजन, देन कंक्लूजन निकाले जाते हैं बेस्ड ऑन द एविडेंसेस। मतलब किसी भी नतीजे पर पहुंचा किससे जाता है, जहां पे किसी के एविडेंस मिले या फिर हम लोग उस नतीजे तक पहुंचे रिसर्च करके। ठीक है, द वर्ड रिसर्च कहाँ से आए, रिसर्च यह है फ्रेंच वर्ड रिसर्च से, जिसका मतलब होता है टू सर्च अगेन, मतलब फिर से रिसर्च करें, क्योंकि ये एक रिपीटेबल प्रोसेस है कि इसको हम दोबारा भी रिपीट करके सेम रिजल्ट तक वापस पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इसको सिंपल तरीके से अगर हम याद रखेंगे तो कुछ की पॉइंट्स भी मैंने ऐड किए हुए हैं सिंपल वे में, आप इसे कैसे याद रख सकते हैं। तो रिसर्च क्या होती है, सिस्टमेटिक, साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू नॉलेज, नई नॉलेज को गेन करने के लिए सिस्टमेटिक वे, साइंटिफिक तरीके से चेक किया हुआ जिसका कोई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जो गोल रिसर्च होगा क्या होगा कि डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और ओल्ड वंस, और न्यू मतलब सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, नए फैक्ट्स को निकालने के लिए, और वेरीफाई ओल्ड वंस, मतलब पुराने वालों को टेस्ट करने के लिए, पुराने जो रिसर्च दिए गए हैं मतलब रिजल्ट दिए गए हैं अपनी रिसर्च को करके उसको टेस्ट करने के लिए। तो कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं हम लोग रिसर्च की, जो कि कुछ स्कॉलर्स ने दिए हैं, जैसे कि रेडबैन और मॉरी ने दिया है। इसको सिंपल वर्जन में आपको समझा रही हूँ मैं सभी की डेफिनेशंस को। रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटेड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, नई नॉलेज के लिए जो भी सिस्टमेटिक प्रोसेस किया जाता है उसे हम रिसर्च बोलते हैं। जॉन डब्ल्यू बेस्ट क्या कहते हैं, रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है किसी भी कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने का। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट्स जो आते हैं उसको लास्ट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और केयरलिंगर ने क्या कहा है, सिस्टमेटिक, कंट्रोल, एम्पेरिकल और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होती है प्रोपोजिशंस की। जो मतलब जो डेटा है हम उसको सिस्टमेटिक तरीके में, कंट्रोल तरीके में और एम्पेरिकल और क्रिटिकली उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, देन हम किसी रिजल्ट पर पहुंच पाते हैं। क्लिफोर्ड वुडी ने क्या कहा है, रिसर्च इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। तो रिसर्च क्या इन्वॉल्व करता है कि सबसे पहले तो अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करो, देन फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, अपनी परिकल्पना करो, अनुमान लगाओ कि क्या रिजल्ट इसका आ सकता है, देन कलेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग डाटा। देन क्या करता है कि डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद इवेल्युएट करते हैं और किसी रिजल्ट पर
पहुँचते हैं। आगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वही कंसीडर किया हमने, तो कोई भी टॉपिक मिस मत करिएगा। एंड एक अच्छी रिजल्ट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमेटिक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्लान प्रोसेस होता है रिसर्च। देन ऑब्जेक्टिव या एम्पिरिकल, जिसमें कोई भी जो रिजल्ट है बेस्ड होता है किस पर, फैक्ट्स पर और एविडेंसेस पर, जिसके एविडेंस मिले या कोई फैक्ट पर ही बेस्ड होता है, ना कि अपने पर्सनल ओपिनियंस के लिए। लॉजिकल तो ज़रूर होती है रिसर्च, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई लॉजिक जुड़ा होता है। और रीजनिंग, जैसे कि नंबर्स होते हैं तो रीजनिंग यूज़ की जाती है, या जो वर्ड्स वगैरह के लिए भी होता है, वर्ड प्रॉब्लम के लिए, तब भी हम रीजनिंग का यूज़ करते हैं। तो कंक्लूज़न को मतलब कंक्लूज़न निकालने के लिए लॉजिक और रीजनिंग को यूज़ किया जाता है, तो ये लॉजिकल भी कहलाएगी। ठीक है। रीएप्लीकेबल क्या होता है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि रिसर्च कर दी और उसके दोबारा हम टेस्ट ही नहीं कर सकते, तो रिसर्चर्स क्या कर सकते हैं, उसको रिपीट कर सकते हैं रिसर्च प्रोसेस को, और बाद में क्या करते हैं, सेम रिजल्ट पर पहुंचते हैं। मतलब अगर सही रिजल्ट होगा तो सेम रिजल्ट आएगा, अगर गलत होगा तो कहीं ना कहीं दोनों जो आंसर आए हैं पहले और बाद वाले में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। ठीक है। कंट्रोल्ड, तो ये कंट्रोल प्रोसेस है जहाँ पे वेरिएबल्स को मैनेज करना पड़ता है केयरफुली। जैसे कि कोई भी न्यूमेरिकल डाटा होगा हमारे पास, तो हम उसे 1 का अगर 2 लिख देंगे तो वो बहुत मतलब चेंज हो जाएगा उसमें, तो बिल्कुल केयरफुली इसको मैनेज करना पड़ता है डेटा को। देन आता है क्रिटिकल, रिजल्ट आर टेस्टेड एंड स्क्रूटिनाइज्ड। तो रिजल्ट क्या होता है कि रिजल्ट जो निकलते हैं ना उसको फिर से टेस्ट किया जाता है, या टेस्ट कर सकते हैं हम। वेरीफाइएबल, तो वेरीफाई तो बिल्कुल कर सकते हैं ना, जैसे कि हमारा रिजल्ट सही आया या नहीं आया। तो कंक्लूजन कैन बी चेक्ड एंड कंफर्म, तो कंक्लूजन जो भी रिजल्ट निकलता है उसको दोबारा से चेक और कंफर्म किया जाता है बाय द एक्सपर्ट्स। ठीक। देन आता है एनालिटिकल। एनालिटिकल क्या होता है, डाटा इज़ केयरफुली एनालाइज्ड, मतलब केयरफुली, मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल अगर डाटा है तो उसको हम थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है, तो केयरफुली इसको एनालाइज किया जाता है एक्यूरेसी के लिए। देन आता है ओरिजिनल, एड्स न्यू नॉलेज और प्रोस्पेक्टिव। तो रिसर्च क्या करता है, किसी भी नई नॉलेज को और नए प्रोस्पेक्टिव को ऐड कर देता है हमारी नॉलेज में। ठीक है। देन एथिकल फॉलोज द मोरल स्टैंडर्ड्स, तो रिसर्च क्या है, एक प्रोसेस है जो मोरल स्टैंडर्ड्स को, जो पहले से स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं उन्हें भी फॉलो करता है। डज नॉट हार्म एनीवन, और ये किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। ठीक है। देन आते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है टेबल, एक बार अच्छे से देख लेंगे इसको एक बार हम। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च, कितने टाइप्स की होती है रिसर्च, बेसिस मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग बेसिस पर होती है रिसर्च टाइप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं पर्पजेज़, तो किस पर्पज़ के लिए हम लोग कर रहे हैं रिसर्च। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता है कि खुद के ही लिए ही कर रहे हैं, हम खुद की नॉलेज को गेन करने के लिए कर रहे हैं या बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें उस बेसिस में क्या होगा कि ये बेसिक रिसर्च हो जाएगी, नो इमीडिएट यूज़। तो उस टाइम पे इसका कोई इमीडिएट यूज़ नहीं होता है, सिर्फ हम हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। देन आता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, जहाँ पर रियल वर्ल्ड की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है। देन आती है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च कहाँ पर होती है, टीचर या पार्टिशनर कोई सॉल्व करता है प्रॉब्लम अपने ही वर्क प्लेस में या अपने क्लासरूम में, तो वो क्या होती है, एक्शन रिसर्च कहलाती है। ठीक है। देन आती है अप्रोच बेस्ड। ठीक है। अप्रोच की कौन सी अप्रोच लगेगी यहाँ पे, अगर नंबर दिए गए हैं तो बेसिक सी बात है क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी, और अगर वर्ड में कोई रिसर्च की गई है, जैसे कि किसी की मतलब स्टूडेंट्स के लाइक्स और डिसलाइक्स को जानना, उनसे उनका ऑब्जर्वेशन करना, वर्ड्स में उनके मीनिंग को समझना, उनके मतलब को समझना कि उनको क्या मतलब कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों लगता है। ठीक है। तो वो क्या होगा, क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाएगा। देन अगर दोनों ही चीज़ें इंक्लूडेड हैं, नंबर भी और वर्ड्स भी, तो ये एक मिक्स्ड मेथड कहलाएगा रिसर्च का। देन मेथड बेसिस कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है। मेथड बेसिस 3 टाइप की होती है रिसर्च, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि कॉज और इफेक्ट टेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, 2 ग्रुप होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम डेटा को थोड़ा सा इधर उधर करके, मतलब इधर उधर नहीं, मतलब चेंजेस करके दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल जो कंट्रोल वेरिएबल है, तो उसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं या रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है। देन आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि जो करंटली एग्जिस्ट नॉलेज है उसको डिस्क्राइब किया जाए,
नो मैनिपुलेशन, मतलब कि उसके डेटा में कोई भी हेर फेर नहीं होना चाहिए, कुछ भी यहाँ वहाँ नहीं होता है। देन आता है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है कि पास्ट जो इवेंट्स होते हैं उन्हें स्टडी किया जाता है, जैसे कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हो गए और मॉन्यूमेंट्स हो गए, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो भी हिस्टोरिकल डेटा मिलता है उन्हें रिसर्च किया जाता है, ठीक है। देन आता है टाइम बेस्ड। अब टाइम के बेस पे तो ऐसा ही हो सकता है ना कि कुछ ज़्यादा टाइम तक चल सकती है रिसर्च, ज़्यादा लंबी हो सकती है, कुछ छोटे टाइम तक। देन आता है लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। तो लॉन्गिट्यूड से आप समझ ही गए होंगे, लॉन्ग टाइम के लिए जो रिसर्च की जाए, मतलब लंबे टाइम तक चले, तो उसे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च बोलेंगे। देन क्रॉस सेक्शनल में जो वन टाइम रिसर्च की जाती है, वन टाइम के लिए, तो छोटे ही टाइम में ये ख़त्म हो जाती है एक ही बार में करके, तो वो क्या होगी, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहलाएगी। देन मूव ऑन करते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कि इन रिसर्च से रियल लाइफ हम लोग कैसे एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि एक बेसिक रिसर्च में क्या होता है कि एक साइंटिस्ट स्टडी कर रहा है एटम्स कैसे बिहेव करते हैं, सिर्फ अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए। वहाँ पर एट द टाइम कोई भी इसका यूज़ नहीं है नॉलेज का, बट वो बस अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, गेन करने के लिए रिसर्च कर रहा है कि एटम्स कैसे बिहेव करते हैं। देन अप्लाइड, जहाँ पर रिसर्चर फाइंड करता है रिड्यूस एग्ज़ाम स्ट्रेस इन द स्टूडेंट्स, मतलब अलग अलग तरीके से चेक करता है कि कहाँ पर कौन से स्टूडेंट्स में एग्ज़ाम स्ट्रेस कम है, ठीक है। तो ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, तो इसे हम अप्लाइड रिसर्च में डालते हैं। देन आता है एक्शन रिसर्च, जहाँ पर टीचर टेस्ट करता है एक मतलब अपने क्लासरूम की एक्टिविटीज़ को टेस्ट करता है, मतलब क्लास के स्टूडेंट्स पर, कि उनकी एक्टिविटीज़ किस तरीके से इम्प्रूव हो रही है, तो वो अपने ही वर्क प्लेस में उस रिसर्च को परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक्शन रिसर्च कहलाएगी। क्वांटिटेटिव आप समझ गए होंगे, जहाँ पर नमेरिकल होता है, जैसे कि एवरेज मार्क्स को 500 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स को निकाला जाता है या मेज़र किया जाता है बाय यूजिंग स्टैटिक्स को यूज़ करके। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि 10 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू लिया जा रहा है कि उनको एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम टाइम में एंग्जाइटी क्यों होती है, या फिर उन्हें कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है और वो क्यों पसंद है, कौन से सब्जेक्ट में वो ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं। तो वो सारा वर्ड रिलेटेड हो गया, तो क्या हो गया उसमें कि ये क्वालिटेटिव रिजल्ट कहलाएगा, ठीक है। देन आता है एक्सपेरिमेंटल, जहाँ पे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। तो एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे, जहाँ पर नई टीचिंग मेथड्स को मतलब इम्प्रूव करने के लिए इसे किया जा सकता है, और पुराने मेथड से इन्हें टेस्ट किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि नए मेथड कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द PVQs। कुछ PVQs भी हमने इंक्लूड किए हैं, जैसे कि ये आया हुआ है 2021 में नवंबर दिसंबर के एग्ज़ाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि एक सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव प्रोसेस होता है, तो इट शुड बी सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव। तो सिस्टमेटिक कैसे हो गया, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है, और ऑब्जेक्टिव कैसे हो गया कि इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होता है किसी फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, ना कि अपने पर्सनल ओपिनियंस पे, ठीक है। तो इसकी कोर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च डन टू सॉल्व इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो हाल फिलहाल में, मतलब इमीडिएट उसी टाइम पर कोई अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, अप्लाइड रिसर्च कहा जाएगा उसे, ठीक है। रियल लाइफ की या प्रैक्टिकल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो यूज़ की जाती है, ठीक है। देन आता है कि विच रिसर्च मेथड इज़ यूज टू स्टडी अ प्रॉब्लम इन द क्लासरूम बाय द टीचर। अभी हमने एग्जांपल्स देखे, उसमें सीधा की सीधा देखो, ये एग्जांपल था ना, मैंने सारा यूज़ किया हुआ है PYQs का भी, और जो एक्चुअल में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्लासरूम में अपने ही वर्क प्लेस में जो रिसर्च की जाती है या कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, उसे बोलते हैं हम एक्शन रिसर्च, ठीक है। एक्शन रिसर्च क्या होता है, कोई भी पार्टिशनर या टीचर या मैनेजर अपनी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने ही वर्क प्लेस में जो परफॉर्म करता है एक्टिविटी, उसे हम एक्शन रिसर्च बोलते हैं। आप लोग यहाँ से भी नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ से भी बिल्कुल वही नोट्स हैं जो आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाकर है ना डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। पर यूनिट नोट्स आपको मिल जाएंगे सिर्फ 19 रुपीज़ में, क्योंकि अब आप वैल्यू तो देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा प्रोवाइड की हुई है इस PDF में, तो आपको वहाँ से
नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। देन मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च दैट यूजेज नंबर, स्टैटिक्स और मेजरमेंट्स। जहाँ पर नंबर्स की बात आ गई, स्टैटिक्स की बात आ गई और मेजरमेंट करने की बात आ गई, तो वो ऑलरेडी मतलब हम समझ चुके हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च है वहाँ पर, ठीक है। और वर्ड्स में होगी तो बताओ कौन सी होगी, वर्ड्स मीनिंग्स और अंडरस्टैंड करने के लिए वहाँ पे कौन सी रिसर्च होगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च। देन मूव ऑन करते हैं हम चैप्टर 2 पर, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरी यूनिट को चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है, जिससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और इजी लगे समझने में, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या होती है रिसर्च के लिए, सेम चीज़ है ये दोनों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं पॉजिटिविज्म क्या होता है। पॉजिटिविज्म क्या होता है, फिलोसफिकल अप्रोच होती है किसी भी, मतलब ये क्या कहता है, पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि जो सिर्फ ऑब्जर्व किया है, मेज़र किया है और साइंटिफिकली टेस्टेड है, वही ट्रू नॉलेज है, मतलब वही एक सही रिजल्ट है, ठीक है। और ये डेवलप किया था किसने, अगस्त कॉमेटे ने, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, और इन्होंने ये 19th सेंचुरी में रिसर्च की थी या डेवलप किया था, ठीक है। इस रिसर्च में पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है कि नेचुरल साइंस मॉडल को यूज़ किया जाता है हार्ड डाटा और एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, हार्ड डाटा को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, की आइडिया देख लेते हैं एक बार पहले। जैसे कि पॉजिटिविज्म का की आइडिया क्या है, नॉलेज क्या होती है, ओनली जो हमने सीन किया है, देखा है, मेज़र किया है और साइंटिफिकली टेस्टेड है, वही एक ट्रू नॉलेज है। फादर कौन है, अगस्त कॉमेटी। और पॉजिटिविज्म को हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव रिजल्ट, मेनली नंबर्स के लिए जो यूज़ होती है ना, तो पॉजिटिविज्म क्या है, एक तरीके से क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पॉजिटिविज्म वस पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, उसके एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, उसके जो डिफरेंसेस देख लेते हैं दोनों में। पोस्ट मतलब उसके बाद, पॉजिटिविज्म के बाद, ठीक है, क्या रियलाइजिज्म होते हैं, ठीक है। कोर बिलीफ, ये क्या बिलीव करता है पॉजिटिविज्म की ऑब्जर्व फैक्ट, मतलब सिर्फ ऑब्जर्व करता है फैक्ट्स को, जो कि ट्रू नॉलेज कहलाता है इसके बेसिस पर। बट इसके बाद पोस्ट पॉजिटिविज्म में रियलिटी एग्जिस्ट, मतलब ये क्या कहता है कि रियलिटी एग्जिस्ट तो करती है, बट हम उसको सिर्फ पार्शली जानते हैं, पूरी तरीके से हम सच्चाई नहीं जानते हैं। अप्रोच क्या लगेगी, अप्रोच में क्या इसका रहेगा कि कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू फ्री। तो ये कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव अप्रोच को यूज़ करता है, वैल्यू फ्री रहता है। एंड इसमें क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म में सम सब्जेक्टिव इज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो क्या होता है कि हमने अभी क्या कह दिया, मतलब क्या कह दिया कि इसने साइंटिफिक तरीके से तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद हम लोग अपने रिजल्ट्स को कैसे, कुछ सब्जेक्टिव वे में भी तो रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझाने के लिए, तो कुछ सब्जेक्टिव वर्ड्स में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेड है वहाँ पर, ठीक है। मेथड यूज़, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं, सर्वे यूज़ करते हैं, स्टैटिक्स यूज़ करते हैं। देन इसमें क्या होगा कि पोस्ट पॉजिटिविज्म में मिक्स ऑफ क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव, जहाँ यहाँ भी हमने पढ़ा ना कि सब्जेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, तो क्वांटिटिव तो पहले ही था ये पॉजिटिविज्म, और क्वालिटेटिव भी हो सकता है ये बाद में, अपने एक्सप्लेनिंग को हम वर्ड्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। व्यू ऑफ ट्रूथ, ठीक है, वन ऑब्जेक्टिव इज ट्रूथ एग्जिस्टिव। फर्स्ट ऑफ फैक्ट क्या है इसका कि ट्रूथ एग्जिस्ट करता है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, ठीक है। देन मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव ऑफ ट्रूथ पॉसिबल। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी जो हमने रिजल्ट निकाला बाद उस टाइम पे तो सिर्फ एक ही रीज़न के लिए हम लोग उसको, एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट उसके बाद क्या होता है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी हो सकते हैं कि हमने इस तरीके से भी निकाला तो ये चीज़ हो सकती है, यही चीज़ वापस से हमें यही रिज़ल्ट मिल जाएंगे, या फिर किसी जो रिसर्च की गई है वो किसी और मतलब किसी और टॉपिक के लिए भी यूज़ की जा सकती है, ठीक है, या फिर किसी और चीज़ के लिए भी वो रिज़ल्ट मतलब वही प्रोसेस फॉलो किया जा सकता है। देन की थिंकर्स कौन है इसके, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे ज़्यादा की थिंकर्स मतलब पॉजिटिविज्म में कौन रहे हैं, मतलब जिसने डेवलप किया है तो वो तो है अगस्त कॉमेटे एंड डर्किम, ठीक है। इन दोनों ने सबसे ज़्यादा स्टडी की है पॉजिटिविज्म में। एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म पे कार्ल पॉपर ने और थॉमस कुन ने, ठीक है। ये याद रखना है कि फादर जो थे वो अगस्त कॉमेटे थे, ठीक है, और रिसर्चर कौन है, अगस्त कॉमेटे एंड डर्किम एंड कार्ल पॉपर, इसमें कार्ल पॉपर और थॉमस कुन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फीचर्स ऑफ पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, मतलब या पॉजिटिविज्म अप्रोच।
तो इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक मेथड, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। देन आता है ऑब्जेक्टिव, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है अब हमारा कोई ऑब्जेक्ट है उसको सॉल्व करने के लिए, या फिर ये एक फैक्ट पर बेस्ड है, ये भी कहते हैं हम कि ये फैक्ट बेस्ड होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ना कि हमारी पर्सनल फीलिंग्स और बेस पे। देन आता है क्वांटिटेटिव डाटा, मेनली क्वांटिटेटिव डाटा ही है क्या, पॉजिटिविज्म अप्रोच, तो नंबर्स और स्टैटिक्स का यूज़ होता है। बिलीव्स इन कॉज एंड इफेक्ट, तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में भी बिलीव करता है कि एक डाटा को मैनिपुलेट करने से दूसरे डाटा में अपने आप चेंजेस आते हैं, तो वो रिजल्ट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। दैन आता है नॉलेज मस्ट बी वेरीफाइएबल, तो ये वेरीफाइएबल होनी चाहिए, मतलब वेरीफाई किया जाता है बाय द एक्सपर्ट्स कि ये हमारा जो प्रूवन रिजल्ट है वो राइट है या रॉन्ग है। यूजेस हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है कि हाइपोथेसिस हमारी कल्पना या परिकल्पना, जो भी हम डेटा को देखकर पहले ही रिजल्ट को अनुमान लगा लेते हैं कि ये रिजल्ट हमारे पास आने वाला है, तो उसके बाद प्रेडिक्शंस को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। देन आता है रिजल्ट आर जर्नलाइजेबल, जर्नलाइजेबल कैसे होता है, अप्लाई टू अ लार्जर पॉपुलेशन, तो बड़े से लार्जर पॉपुलेशन को भी हम लोग इसमें पॉजिटिविज्म में टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर बेस्ड होता है ना, क्वांटिटेटिव बेस्ड होता है। तो रिसर्चर इज़ सेपरेट फ्रॉम द सब्जेक्ट बीइंग स्टडीड, तो जो भी सब्जेक्ट, जिस भी टॉपिक पर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्चर उससे सेपरेट ही रहेगा, मतलब सेपरेट ही होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि जो रिसर्चर है उसी पे ही रिसर्च चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन, ये देख लेते हैं हम ना, पॉजिटिविज्म इन एक्शन, इजी टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ से ए रिसर्चर टेस्ट डज यूजिंग द विजुअल एड्स इम्प्रूव द टेस्ट स्कोर, मतलब कहाँ पे कुछ मतलब रिसर्चर टेस्ट करता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट करके क्या वो टेस्ट के स्कोर को बिल्डअप कर सकता है। तो ऐसे ही एग्जांपल दिए हुए हैं इसमें कि इट इज़ ऑब्जेक्टिव, मेजरेबल एंड फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज क्लासिक पॉजिटिविज्म। तो जो क्लासिक पॉजिटिविज्म है, पॉजिटिविज्म क्या प्रूव करना, मतलब क्या कहता है कि कोई भी रिसर्च होती है जो वो क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, मेजरेबल होती है, मतलब क्वांटिटेटिव बेस्ड होता है, ठीक है, क्वांटिटी बेस्ड होता है, नंबर्स में होता है और फॉलो करता है साइंटिफिक मेथड को, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द पीवीक्यूज, इसके कुछ पीवीक्यूज देख लेते हैं हम पॉजिटिविज्म से रिलेटेड। फादर ऑफ पॉजिटिविज्म हमने कौन सा देखा था, बताओ फटाफट। तो अगस्त कॉमेटे, कौन है फादर ऑफ पॉजिटिविज्म, अगस्त कॉमेटे। अगस्त कॉमेटे ने कब, फ्रेंच फिलोसोफर है और ये इनका जीवन काल था, और इन्होंने फाउंड किया था पॉजिटिविज्म को। इजी टू रिमेंबर, कॉमेटी काउंट ऑन फैक्ट्स ओनली, ठीक है, काउंट मतलब नंबर, फैक्ट्स ओनली सिर्फ फैक्ट बेस्ड होता है, कोई भी पर्सनल फीलिंग्स या अजम्पशंस हम लोग यहाँ पे रिजल्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू द रिसर्च इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद पॉजिटिविज्म। अब अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे थे नंबर बेस्ड है, क्वांटिटी बेस्ड है, तो क्वांटिटिव रिसर्च मेथड्स, मतलब क्वांटिटिव रिसर्च मेथड यूज़ किए जाएंगे साइंटिफिक, नंबर, स्टैटिक्स और क्वांटिटिव रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल प्रॉपर एक स्टेप टू स्टेप चलता है पॉजिटिविज्म में, कोई भी स्टेप को हम लोग मिस नहीं करते, क्योंकि डाटा इधर उधर हो सकता है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ पॉजिटिविस्टिक रिसर्च, ठीक है, कौन सा इसमें से फीचर नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो होता है, मेजरेबिलिटी भी होती है क्योंकि नंबर बेस्ड होता है तो मेज़र कर सकते हैं हम, जर्नलाइजेबिलिटी भी होती है, हमने पढ़ा है, ठीक है। देन सब्जेक्टिव और पर्सनल इंटरप्रिटेशन इसमें नहीं होता है, बताया था ना कि फीलिंग्स को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है, ठीक है, फीलिंग्स नॉट कंसीडर्ड होती है, इसमें कोई भी अजम्पशन नहीं चलती है। देन थर्ड चैप्टर मेथड्स ऑफ रिसर्च, क्या क्या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसमें, और हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, और एक और कौन सी थी, बताओ फटाफट से बताओ कि कौन कौन सी होती है। अप्रोच बेस्ड, तीन थे, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल।
और मेथड बेस्ड कौन कौन से थे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। ये 5 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, व्हाट कॉजेज व्हाट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किसकी वजह से क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। किसी एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करके, किसी एक वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके, जो उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो पहले वाले वेरिएबल की वजह से चेंज होता है, तो वो क्या मतलब वो किस में आएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में आएगा, ठीक है। ये यूज़ करता है, बताया था ना मैंने, 2 ग्रुप होते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। इसमें की टर्म्स होती हैं, कुछ की टर्म्स देख लेते हैं हम लोग। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। देन आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो कि हम अनुमान लगा के चलते हैं कि ये रिजल्ट हमारे पास आएगा, ठीक है। बट रिजल्ट कौन सा ही काउंट होगा, वही काउंट होगा जो एक्चुअल में फैक्ट बेस्ड होगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, रिसर्चर चेंजेस, जो कि रिसर्चर चेंज कर सकता है या मैनिपुलेट कर सकता है उसे डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंजेस को जानने के लिए, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है कि कंट्रोल ग्रुप में नॉट रिसीव एनी ट्रीटमेंट, तो इसको हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते कंट्रोल ग्रुप के साथ हम। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या कर सकता है कि हम लोग इसके साथ ट्रीटमेंट या इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसको थोड़े, जैसे कि कोई भी हमारा आउटकम निकालने के लिए हम लोग क्वांटिटी रख देते हैं कि एक क्वांटिटी रखने से क्या होगा, 2 क्वांटिटी रखने से क्या होगा, ठीक है। देन हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल प्रेडिक्शन होती है बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगिंस, मतलब एक्सपेरिमेंट बिगिन करने से, स्टार्ट करने से पहले ही हम कुछ कल्पना लगा लेते हैं कि इस तरीके से हम जाएंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा, तो वो हाइपोथेसिस में आता है, ठीक है। यूजेस द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च व्हेन, कब यूज़ करते हैं, जहाँ पे प्रूव करना हो कॉज एंड इफेक्ट को, किसकी वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसका। डज द म्यूज़िक इम्प्रूव मेमोरी, क्या म्यूज़िक मेमोरी को इम्प्रूव करता है, कि जैसे हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हम म्यूज़िक चलाकर छोड़ दें किसी स्टूडेंट के पास, तो क्या वो ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पा रहा है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पा रहा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है कि वो याद मतलब सॉन्ग सुनते हुए याद कर रहे हैं कुछ, और उनको कंपेयर किया जाता है किससे, दूसरे वाले स्टूडेंट से, जो कि नॉर्मली स्टडी कर रहे हैं बिना म्यूज़िक के और बिल्कुल फोकस्ड है अपनी स्टडी को लेकर, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। देन आती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या था, फटाफट बताना मुझे, कि वो जो करंट एग्जिस्टिंग डाटा है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या करता है, डिस्क्राइब करता है करंट स्टेट या करंट थिंग्स को, जो कि अभी एग्जिस्ट करती हैं। द रिसर्चर डज नॉट चेंज मैनिपुलेट एनीथिंग, और रिसर्चर क्या करता है, किसी भी चीज़ को ना तो मैनिपुलेट करता है और ना ही चेंज करता है, ठीक है। जस्ट ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड, सिर्फ पुरानी जो चीज़ें हैं, मतलब जो एग्जिस्ट कर रही हैं अभी, उन्हें ऑब्जर्व करता है और उनके जो अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन, और ये इसमें मेन क्वेश्चन होता है इस रिसर्च में, व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन, कि अभी की क्या सिचुएशन है। इसमें कुछ सब टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि एक डिस्क्रिप्टिव टाइप है रिसर्च का, एंड इसमें सब टाइप्स क्या होते हैं और कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, कुछ एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे जो कि एग्जाम में कंसीडर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है सर्वे मेथड। सर्वे करते हैं ना हम लोग, जैसे क्वेश्चनरीज, कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए और इंटरव्यूज़ ले लिए, तो वो क्या होता है, सर्वे हो गया कि कुछ मतलब 1000 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, जिसमें से हमने 10 या 20 स्टूडेंट्स को निकाला, या फिर 100 स्टूडेंट्स को निकाला, जो 1000 ग्रुप के मतलब 1000 स्टूडेंट्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर, और उनको सर्वे किया कि ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उनका क्या विचार है, या क्या कैसे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं वो स्टडी पे या नहीं। देन आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन करना क्या, वॉचिंग और रिकॉर्डिंग। सिर्फ क्या करेंगे कि वो उसको देखेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि क्लासरूम के बिहेवियर को, प्राइमरी स्टूडेंट्स के, एंड देन अलग अलग क्लासेस के बिहेवियर को वो रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग इसमें, ठीक है, सिर्फ देख के और रिकॉर्ड करना। देन आता है केस स्टडी, जहाँ पर डीप स्टडी की नीड होती है, ठीक है, एक ही टॉपिक को ज़्यादा गहराई तक जानने की नीड होती है, वहाँ पर क्या होता है, केस स्टडी मेथड यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्टडिंग वन स्कूल अचीवमेंट इम्प्रूवमेंट इन डिटेल्स, मतलब एक ही स्कूल में क्या क्या अचीवमेंट उसने, स्कूल के स्टूडेंट्स ने या स्कूल ने लिए हैं,
तो वो डीप में पढ़ा जाता है उसमें, ठीक है। नॉर्मेटिव स्टडीज़, फाइंडिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, तो फाइंडिंग नॉर्म एंड स्टैंडर्ड्स किस में आता है, नॉर्मेटिव स्टडीज़ में आता है। जैसे फाइंडिंग द एवरेज वेट और हाइट ऑफ 10-year-old चिल्ड्रन, मतलब अलग अलग बच्चों को चिल्ड्रंस को ले लिया, सॉरी चिल्ड्रन को ले लिया, एंड उनमें देख रहे हैं कि एवरेज वेट और हाइट क्या है उनका, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। हिस्टोरिकल रिसर्च ये थर्ड टाइप है, बाय द अप्रोच बेस्ड, ठीक है। अप्रोच बेस्ड और मेथड बेस्ड दो पढ़ा रहे हैं इसमें, ठीक है। मेन ये 5 है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है कि पास्ट इवेंट्स को स्टडी किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, और प्रेजेंट में उसका रिजल्ट निकाला जाता है और प्रेडिक्ट किया जाता है फ्यूचर में कि फ्यूचर में जाके ये कैसा होगा। इट यूजेस द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, रिकॉर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, और टेस्टोनॉमीज जो कि पहले ही रिसर्चर टेस्ट कर चुके हैं ना, तो उनका भी तो कुछ रिजल्ट निकला होगा, तो वो टेस्टोनॉमीज होती हैं, ठीक है। एज द डाटा सोर्सेज, तो ये डाटा सोर्सेज में हम किस किस को कंसिडर करते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को, आर्टिफैक्ट्स को और टेस्टोनॉमीज को, ठीक है। द रिसर्चर डज नॉट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होता है कि रिसर्चर जो होता है एक्सपेरिमेंट नहीं करता है कोई भी, सिर्फ क्या करता है जो चीज़ें होती है उनको रिकॉर्ड करता है और एनालाइज करता है, ठीक है, हिस्टोरिकल मटेरियल्स की। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे कि इंटरनल सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि किसी की डायरी मिल गई, लेटर मिल गया, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मिल गई या फोटोग्राफ मिल गई, तो उन चीज़ों का एनालाइज किया जाएगा। सेकेंडरी में क्या होता है कि किसी जो क्या कहते हैं, किसी ने रिसर्च किया, किसी कुछ बुक्स लिख दी और आर्टिकल्स लिख दिए, और किसी मतलब ऑथर ने राइट कर दिया ऑब्जर्व करके या रिसर्च करके, तो उसी के बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि आगे अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो सेकेंडरी सोर्स होते हैं कि कहाँ से किसके बारे में क्या पता चल रहा है। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या होता है कि चेकिंग द डॉक्यूमेंट्स इज जेन्युइन, अगर एक्सटर्नल आ रहा है तो वो रियल और फेक का पता लगाएंगे कि डॉक्यूमेंट रियल है या फेक है, ठीक है, जर्नल है जेन्युइन है या नहीं है। देन आता है इंटरनल में क्या होता है कि चेकिंग द कंटेंट इनसाइड, अब अंदर के कंटेंट को चेक करना, अब जो डॉक्यूमेंट है उसकी इनसाइड इंफॉर्मेशन को चेक करना, एक्यूरेट है या नहीं है, या ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, तो वो इंटरनल क्रिटिसिज्म में आता है। देन आता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, और इसमें हम कंपैरिजन देख लेते हैं एक बार। कंपैरिजन फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपैरिजन तो आप बता ही सकते हैं कि क्वालिटेटिव वर्ड्स में होता है और क्वांटिटेटिव किस में होता है, नंबर्स में होता है। तो कुछ एस्पेक्ट्स है वो देख लेते हैं हम लोग। फोकस किस पे करता है इसमें, क्वालिटेटिव में मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग और क्या है क्यों है उस पे फोकस करता है। देन ये किस पे फोकस करता है कि नंबर्स और स्टैटिक्स को यूज़ करता है, और हाउ मैनी मतलब कितने हैं, ठीक है। डाटा टाइप क्या होता है इसमें, वर्ड्स, टेक्स्ट, इमेजेस, स्टोरीज ये सब होते हैं, और इसमें क्या होता है नंबर, स्कोर्स और मेजरमेंट्स होती हैं। सैम्पल साइज़ क्या होता है इसमें, स्मॉल होता है, क्योंकि क्वालिटेटिव में हम लोग ज़्यादा मतलब अगर वर्ड की फॉर्म में अगर किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं 10 या 20 या 30 का ले पाएंगे, जबकि लार्ज किस में यूज़ किया जाता है, नंबर्स, हमको पहले से डेटा दे दिया जाता है कि इतने बच्चे ये पढ़ रहे हैं, इतने बच्चे ये पढ़ रहे हैं, तो लार्ज डेटा को हम इसमें एनालाइज करते हैं, क्वांटिटी में हम लार्ज डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। टूल यूज्ड, कौन कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन एंड फोकस ग्रुप्स, ठीक है। इंटरव्यूज़ ले सकते हैं हम, देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं, और फोकस ग्रुप्स मतलब कुछ ग्रुप्स को पिक किया एंड उस पर रिसर्च स्टार्ट की। देन इसमें यूज़ होते हैं सर्वेज, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट। अप्रोचेस कौन सी होती है, इंडक्टिव लगती है इसमें, यहाँ पे बिल्ड्स थ्योरी फ्रॉम द डेटा से थ्योरी फॉर्म करते हैं। इसमें डिडक्टिव लगती है, जहाँ पे एग्जिस्टिंग टेस्ट की थ्योरी मतलब एग्जिस्टिंग जो डेटा होता है उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। देन फिलोसफिकल क्या होता है, इंटरप्रिटिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, एंड इसमें पॉजिटिव और एम्पिसाइज्म होता है। आउटपुट क्या होता है इसका, थीम, पैटर्न्स और रिच डिस्क्रिप्शंस, मतलब इसका जो आउटपुट निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, थीम्स में निकलेगा, पैटर्न्स में निकलेगा, डिस्क्रिप्शंस में निकलेगा, लेकिन इसमें क्या निकलेगा, स्टैटिक्स में, ग्राफ्स में और परसेंटेज में निकलेगा इसका डेटा। व्हेन टू यूज़, कब कब यूज़ किया जाता है, नॉन अननोन टॉपिक्स के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें टेस्टिंग, हाइपोथेसिस और मेजरिंग करने के लिए, और अपनी अपनी अनुमान को
टेस्ट करने के लिए, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में कंसीडर करते हैं यूजीसी। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि मतलब हाउ मैनी स्टूडेंट्स यूज़ फोन्स फॉर स्टडी, मतलब डिजिटल जो डिजिटल टूल्स कितने स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, और उनमें क्या देखना है कि उनके परसेंटेज का ग्राफ्स बनाए जिसमें सिर्फ नंबर्स को स्टडी किया जाए। और क्वालिटेटिव में क्या होता है कि व्हाई डू स्टूडेंट्स प्रेफर मोबाइल फॉर स्टडीज़, मतलब यहाँ पे तो कितने स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। जैसे कि 10 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले लिया उन्होंने और उनके पर्सनल रीजंस को चेक किया, और उनकी जो भी स्टोरीज होगी या फिर जो भी उनकी मतलब क्या होगा कि वो क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको एनालाइज किया जाएगा। मतलब ट्रिक तो क्या ही है, क्वांटिटी आपको पता है, नंबर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी नंबर्स, और क्वालिटेटिव क्वालिटी। जहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होगी वहाँ पे वो क्या कहते हैं, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। PVQs देख लेते हैं हम लोग। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में द वेरिएबल दैट इज मेजर्ड एज एन आउटकम इज कॉल्ड। तो जो क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, जो हमने पढ़े थे ना कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट वाले में चेंजेस आते हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट वाले में हम लोग चेंज करते हैं, और डिपेंडेंट वाले में खुद से अपने आप से चेंज आते हैं उसको चेंज करने पे, इंडिपेंडेंट वाले को। तो क्या होता है कि आउटकम जो आएगा वो किस में आएगा, रिजल्ट किस में देगा, डिपेंडेंट वेरिएबल के उसमें ना, मेजरमेंट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिसर्च मेथड इज द बेस्ट suited for studying the topic is not well understood yet, मतलब अच्छे से जिसे समझा ही नहीं गया अभी तक, उसकी स्टडी के लिए कौन सा मेथड ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, तो ऑब्वियस ही बात है अभी तक तो समझा ही नहीं गया ना वो अच्छे से, तो क्वालिटेटिव में यूज़ करेंगे, उसको वर्ड्स में हम समझेंगे। जैसे कि मैं अभी आपको थ्योरी समझा रही हूँ, तो थ्योरी टाइप में उसको पहले हम समझेंगे, डाटा को या रिसर्च को, मतलब सब्जेक्ट को, किस पे हमें रिसर्च करनी है, टॉपिक को। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेकिंग रेदर ए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन और फेक। वो किस में पता किया था हमने, एक्सटर्नल वाले में, एक्सटर्नल क्रिटिसाइज्म में पता किया था ना, तो एक्सटर्नल क्रिटिसाइज्म, और उसके अंदर का जो इनसाइड कंटेंट है वो हमने इंटरनल में पढ़ा था, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वे मेथड इज अ टाइप ऑफ विच रिसर्च। सर्वे किस में किया जाता है, पढ़ा था ना हमने, डिस्क्रिप्टिव में कुछ सब टाइप्स थे, है ना, सब टाइप्स थे, तो उसमें से एक है डिस्क्रिप्टिव, जहाँ पे सर्वे, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी और नॉर्मेटिव स्टडीज़ को मतलब सब टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेप ऑफ रिसर्च। तो कौन कौन से स्टेप को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है तो स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना ज़रूरी है। तो क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं इसके, वो देख लेते हैं हम लोग एक बार। रिसर्च क्या करता है कि लॉजिकल प्रोसेस है एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और क्या करते हैं इसमें, थिंक ऑफ इट लाइक फॉलोइंग ए रेसिपी। जैसे कि हम एक रेसिपी को फॉलो करते हैं, अगर मान लो कोई डिश बनानी है, उसमें अगर हम एक स्टेप में नमक लिखा हुआ है, नमक ही डालना भूल गए, तो वो कैसा ही टेस्ट करेगा ना, सारे रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसमें सारे स्टेप फॉलो करना मैंडेटरी है या नीडेड है। देन फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट स्टेप आता है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, हमें क्या चीज़ क्यों फाइंड आउट करनी है, इसको पहले हम फाइंड आउट मतलब इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, देन आता है रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर। तो जो भी इस केस स्टडी से हमारा रिलेटेड है, रिलेटेड डाटा है, उसको हम यूज़ करेंगे, जैसे कि बुक्स, जर्नल्स और डाटाबेसेस जिसमें पहले से ही कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। ठीक है, स्टेप 3 क्या होता है, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। तो पहले से ही अपना वो कर लेते हैं, हम अनुमान लगा लेते हैं कि इसका क्या मतलब क्या रिजल्ट होने वाला है, पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं ना हम लोग। तो कौन कौन से, मतलब जैसे कि स्टूडेंट यूजिंग डिजिटल टूल्स स्कोर हायर देन द दोज हु डोंट, मतलब हमने पहले ही सोच लिया कि डिजिटल टूल्स यूज़ करने वाले, जैसे कि है ना, बुक से ना पढ़ के फ़ोन से पढ़ने वाले बच्चे मतलब उनसे ज़्यादा स्कोर गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले से ही हमने हाइपोथेसिस कर लिया है ये। स्टेप 4 क्या होता है, डिज़ाइन द रिसर्च।
अब डिज़ाइन करना कि हम कैसे करेंगे, किस टाइप की रिसर्च हम लगाएंगे। जैसे अभी हमने टाइप्स पढ़े थे ना इसके, तो कौन से वाली रिसर्च हम लोग यूज़ करने वाले हैं, कौन सा टाइप यूज़ करने वाले हैं, तो वो पहले से हम लोग इस स्टेप में पता लगाएंगे, ठीक है। देन आता है सैम्पलिंग, मतलब कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा। जैसे कि मान लो अब 20 बच्चों का ग्रुप है, उसमें से हमने क्या करना है कि सभी को स्टडी करना है, तो बट हम सभी को नहीं कर पाएंगे। जैसे वर्ड्स उसमें होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, तो अगर हम नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, हम उसमें से कुछ उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ 5 बच्चों को चुन लेंगे। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा इसमें, तो वो होता है सैम्पलिंग, ठीक है। फिर आता है डाटा कलेक्शन, तो उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी हमने टूल्स यूज़ करने हैं वो यूज़ करके हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे। जैसे किसी 5 बच्चों का वो लेना था ना हमें, कि उनसे क्या हुआ कि पूरे ग्रुप की जानकारी लेनी है हमें किसी चीज़ पे, तो उसके लिए हम क्वेश्चनरी प्रिपेयर कर सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं उन्हें सिर्फ बिठाकर, ठीक है, कि वो टेस्ट कैसे देते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट स्टेप है डाटा एनालिसिस। तो डाटा एनालिसिस में क्या होता है, प्रोसेस किया जाता है डाटा को, जो भी हमने कलेक्ट किया है डाटा को प्रोसेस किया जाता है। या तो वो हम स्टैटिक्स यूज़ करके कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा है, और थीम्स यूज़ करके क्वालिटेटिव डाटा को कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। देन आता है कि फाइंडिंग द मीन्स, कि हमने रिजल्ट बैक मतलब जो हमने हाइपोथेसिस की थी उससे हम लोग उसको कंपैरिजन करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या होना, मतलब हमने क्या सोचा था और क्या हुआ है, ठीक है। देन आता है राइटिंग द रिपोर्ट और थीसिस, मतलब रिपोर्ट लिखते हैं लास्ट में हम लोग को। जब रिजल्ट मिल जाते हैं ना, तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसको क्या करना होता है, अपने ऑब्जर्वेशन को और अपने प्रोसेस को डिस्क्राइब करना होता है। तो वहाँ पे हम थीसिस करते हैं या रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप होता है पब्लिकेशन एंड जर्नलाइजेशन। तो पब्लिश होते हैं जर्नल्स, जैसे कि किसी ने अगर कोई रिसर्च की है, कोई साइंटिस्ट है, उसने अपनी रिसर्च को पब्लिश करना है, तो अपने जर्नल्स में पब्लिश करेगा, जर्नल्स बनाकर। तो ये रिज़ल्ट वैलिड है तभी जर्नलाइज होते हैं और लार्जर पॉपुलेशन तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पॉपुलेशन की होल ग्रुप, मतलब पूरे ही ग्रुप को स्टडी करना है, तो उसमें से कुछ सैंपल ले लेंगे हम, ठीक है। सैंपल सिलेक्ट करेंगे। देन हाइपोथेसिस की प्रेडिक्शन हमने पहले से कर ली, स्टेटमेंट लगा ली। और वेरिएबल, जो कि कोई भी फैक्टर होगा जो स्टडी को करने के लिए हमें नीडेड होगा, या डाटा बोल सकते हैं हम इसे वेरिएबल को। देन रिसर्च डिज़ाइन, कि हम कौन सी मतलब कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं। एक ब्लूप्रिंट अपने माइंडसेट में तैयार कर लेते हैं हम कि ये वाली अप्रोच लगाएंगे, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, कैसे सैम्पलिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। सबसे पहले होती है रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें सभी को इक्वल चांस मिलता है। मतलब कोई भी, जैसे वो होता है ना लॉटरी सिस्टम, चिट्स डाल देते हैं और रैंडमली किसी का भी नाम पिक कर लेते हैं, तो उसमें सभी को इक्वल चांस मिलता है फॉर द पार्टिसिपेशन, ठीक है, सिलेक्शन। देन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, तो उसमें क्या होता है, पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है अलग अलग ग्रुप्स में। देन क्या करता है कि रैंडम सैम्पलिंग फ्रॉम ईच, मतलब कि जैसे हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और उसको हम लोग क्या करेंगे कि 10-10 के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। देन उनमें से एक एक को चूज़ किया जाएगा, ठीक है। ये होती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। देन आता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, मतलब कि कोई भी, जैसे हमारे पास 100 स्टूडेंट्स है, हर 9th बच्चा या 8th बच्चा हम लोग 8 स्टूडेंट पिक करेंगे काउंटिंग करते हुए, तो वो क्या हो गया कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो गया उसमें, ठीक है। देन आता है पर्पसिव सैम्पलिंग, जहाँ पे किसी एक सब्जेक्ट को लेके, एक टॉपिक को लेके हमें रिसर्च करनी होती है, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस, जैसे हमने किसी रिसर्च को वो करना है, तो वहाँ पे हम सिर्फ मान लो किसी मैथ्स या क्वांटिटेटिव डाटा को हमें क्या करना है, प्रोसेस करना है, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर, मतलब मैथ्स के टीचर को हम लोग चूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, हम लोग हिंदी और इंग्लिश और ज्योग्राफी के टीचर को चूज़, है ना। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स रेफर अदर पार्टिसिपेंट्स, मतलब कि वहाँ इसमें स्नोबॉल में क्या होता है कि किसी के पास गए, हमने उसे सिलेक्ट किया, उससे पूछा, तो उसने किसी और का रेफरेंस दे दिया कि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म कर पाएगा। जैसे कि किसी बीमारी को, मान लो जैसे HIV रिसर्च कर रहे हैं, तो किसी कोई अगर उससे जूझा होगा उस बीमारी से, तो वो ज़्यादा अच्छे से उसकी जानकारी दे पाएगा, ठीक है। तो वो स्नोबॉल सैम्पलिंग में आता है कि दूसरे का रेफरेंस दे दिया या दूसरे के पास हमें
मतलब पार्टिसिपेंट ने दूसरे को रेफ़र कर दिया। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है? ग्रुप्स क्लस्टर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड। मतलब जैसे कि पूरे शहर में से सिर्फ 5 स्कूल हमने सिलेक्ट कर दिए और उसके सारे स्टूडेंट्स को हम लोग स्टडी करेंगे। तो रैंडमली मतलब क्या हुआ कि ये क्लस्टर्स को मतलब ग्रुप्स को सिलेक्ट किया इसमें, ठीक है। देन आता कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस में क्या होता है? ईजीएस्ट मोस्ट अवेलेबल सब्जेक्ट आर चूजन। मतलब जो सबसे ईजी टॉपिक होगा, सबसे ज़्यादा आसानी से मिलने वाली डिटेल्स होंगी, जिसके बारे में डाटा आसानी से कलेक्ट किया जाए, उसको हम लोग चूज़ करेंगे, ठीक है, रिसर्च को। देन आते हैं पीवीक्यूज़। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है रिसर्च में, फटाफट से बताओ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं अपनी प्रॉब्लम को, किसके बारे में हमें रिसर्च करना है, किस प्रॉब्लम के बारे में। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, जिसके बारे में हमें, जिस टॉपिक के बारे में हमें रिसर्च करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of sampling ensure that members of the population has an equal chance of being selected। तो किस में बताया था मैंने कि इक्वल चांस होता है? लॉटरी वाला सिस्टम किस में बताया था? रैंडम सैम्पलिंग में। तो इक्वल चांस मिलता है सभी को पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोथेसिस इन द रिसर्च इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज। मतलब कि सबसे ज़्यादा हाइपोथेसिस को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? एक टेंटेटिव या टेस्टेबल प्रेडिक्शन, कि हमने ये प्रेडिक्शन लगा लिया, अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये रिजल्ट आएगा या नहीं, आउटकम यही निकलेगा या नहीं। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज थेसिस या आर्टिकल राइटिंग। अब लास्ट में क्या होता है कि सब हमने रिसर्च तो कर लिया, हमें डाटा भी मिल गया, हमने उसको प्रोसेस भी कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, हमको रिजल्ट भी मिल गया, लेकिन अब तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक रिपोर्ट तो रेडी करनी ही पड़ेगी कि किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे? हम थीसिस बनाना सीखेंगे और आर्टिकल राइटिंग कैसे कर पाएंगे, मतलब कि अपने रिसर्च को कैसे हम प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो पहले, सबसे पहले क्या होता है? फॉर्मेट में होते हैं ये सब चीज़ें, ये याद रखना है, ठीक है। द थीसिस इज द फाइनल रिटन डॉक्यूमेंट। तो हमने जो भी रिसर्च किया उसका फाइनल रिटन डॉक्यूमेंट जो होता है वो थीसिस होता है, या रिसर्च रिपोर्ट होती है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द रिसर्च, रिसर्च को कंप्लीट करने के बाद इट फ्लोज अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। तो ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉलो करता है कि इसी स्ट्रक्चर में हम लोगों को अपने डाटा को डिस्क्राइब करना है। तो जो भी पार्ट होता है उसमें तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, मतलब सबका पर्पस अलग अलग होता है लिखने का, और सभी चीज़ क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है लिखनी उसमें। तो इसमें क्या होता है? प्रीलिमिनरी पेजेस होते हैं। सबसे पहले कौन कौन से पेजेस ऐड होंगे? टाइटल पेज ऐड होगा, डिक्लेरेशन रिसर्चर के द्वारा इसमें ऐड किया जाएगा। सर्टिफिकेट बाय द सुपरवाइज़र, मतलब जो उसको सुपरवाइज कर रहा है, ऐसे ऐसे कर कि उसको एडवाइस कर रहा है, अगर तेरा रिजल्ट ऐसा नहीं निकल रहा, ऐसे नहीं निकल रहा है, तो ये वाली थ्योरी तू यूज़ करके देख। तो सुपरवाइज़र उसे सर्टिफिकेट देता है कि मेरे अंडर इसने रिसर्च की है। देन एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसमें, लिस्ट ऑफ टेबल्स, मतलब टेबल्स और फिगर्स कौन कौन से यूज़ किए गए हैं। देन एब्स्ट्रैक्ट या स्नॉप्सिस, मतलब पूरी चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट में बताना, थोड़े कम शब्दों में बताना, ठीक है। तो उसके बाद आती है मेन बॉडी। प्रीलिमिनरी पेजेस हमने पढ़ लिए, देन आती है मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या होता है कि फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, स्टेटमेंट दी जाती है, मतलब फर्स्ट हमने अपनी प्रॉब्लम को ही डिस्क्राइब करना है। जो हमने स्टेप्स पढ़े थे ना रिसर्च के, वही सब चीज़ें इसमें फॉलो होंगी। तो फर्स्ट जो चैप्टर होगा वो क्या होगा कि इंट्रोडक्शन होगा हमारी प्रॉब्लम का, कि हम किसी चीज़ पे मतलब रिसर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसको अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे उसमें, ठीक है, चैप्टर 1 में। देन आता है चैप्टर 2, रिव्यू एंड रिलेटेड लिटरेचर। तो सेकेंड स्टेप था ना RRL, जिसमें रिलेटेड चीज़ों को और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा को रीड किया गया था या रिव्यू किया गया था। देन थर्ड चैप्टर में क्या होता है? रिसर्च मैथोलॉजी। रिसर्च मैथोलॉजी क्या होती है? डिज़ाइन, सैम्पल, टूल्स, ये क्या क्या यूज़ किए गए हैं हमने वो बताएगा, और किस तरीके से यूज़ किया गया है वो डाटा एनालिसिस करेगा उसके बाद, ठीक है, बताने के बाद चैप्टर 4 में। देन इसकी समरी कि क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया, हमने क्या क्या मिला, फाइंडिंग्स क्या मिली, और उसके बाद कॉन्क्लूज़न और सजेशन, मतलब कॉन्क्लूज़न निकालना कि हमारे को ये रिज़ल्ट निकला था, और अब इसके बाद सजेशन देना कि इसको इस तरीके से भी किया जा सकता था, और इसके बाद हमें ऐसे रिज़ल्ट मिलता, ठीक है। कि आगे हम लोग किस तरीके से और इसको करने वाले हैं, सजेशंस वगैरह ये सब। देन आता है रेफरेंस सेक्शन। तो जहाँ पे भी हम कोई रिसर्च करते हैं, कहाँ से हमने डाटा को यूज़ किया है, डाटा हमने कहाँ से उठाया है, किसी बुक से उठाया है, किसी के जर्नल से उठाया है,
तो ये सब क्या होता है कि रेफरेंसेस हमें उसमें डालनी होती है लास्ट सेक्शन में। तो जैसे कि किसी की बिल्बोग्राफी या रेफरेंसेस इसमें लास्ट में हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि हमने कहाँ कहाँ से हमने ये स्टडी उठाई है, ये डाटा उठाया है। देन अपेंडिसेस, तो क्वेश्चनरी और रॉ डाटा इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या आता है, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। अब किस तरीके से रेफरेंसिंग को लिखा जाता है, लास्ट में जो हम लोग बताते हैं ना कि मतलब हमने कहाँ कहाँ से डाटा उठाया है, तो उसको भी क्रेडिट देना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे नहीं कि किसी का डाटा यूज़ कर लिया और उसको हम बताए किसी को हम बताए भी ना कि हमने उसका डाटा यूज़ किया है, तो बाद में जब किसी को पता चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई क्या ही सोचेगा कि उसने उसका डाटा यूज़ कर लिया ऐसे वैसे, नहीं तो ये काम कर ही नहीं पाता। तो क्रेडिट भी दे दिया करो, एंड क्रेडिट देना ज़रूरी भी है, ठीक है। तो व्हेन यू राइट रिसर्च, तो कभी भी हम जब रिसर्च करते हैं, जहाँ से हमने सोर्सेज को यूज़ किया है उनको क्रेडिट देना चाहिए। डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर यूज डिफरेंट स्टाइल्स, मतलब जो अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि अगर हम किसी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अपनी रिपोर्ट को राइट कर रहे हैं, या फिर किसी दूसरी चीज़ को लेकर, किसी लैंग्वेज को लेकर या लिटरेचर को लेकर, अगर हम कोई स्टडी रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट राइट कर रहे हैं, रिसर्च रिपोर्ट, तो उसमें अलग अलग तरीके से क्या होता है, रेफरेंसिंग लिखी जाती है। सबसे पहले स्टाइल आता है APA, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एजुकेशन में यूज़ की जाती है, फिजियोलॉजी में और सोशल साइंसेज में इसको यूज़ किया जाता है, उसी में मतलब ये फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। और फॉर्मेट कैसे होता है, रेफरेंस कैसे लिखा जाता है, पहले सबसे पहले ऑथर लिखा जाता है और उसने कब ये बुक पब्लिश की थी या कब ये आर्टिकल पब्लिश किया था, देन टाइटल, किस टाइटल के अंडर, देन पब्लिशर कौन था उसका, ठीक है, किसने पब्लिश की थी। फिर MLA आता है टेक्सटाइल की, जो ह्यूमैनिटीज़ और लिटरेचर वगैरह जहाँ पर लैंग्वेज के बारे में रिसर्च रिपोर्ट तैयार की जाती है, वहाँ पर MLA प्रोसेस का मतलब स्टाइल का यूज़ किया जाता है लिखने के लिए रेफरेंस को। और इसकी फुल फॉर्म होती है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, MLA की। देन इसमें क्या होता है कि ऑथर का फर्स्ट और लास्ट नेम, सरनेम जो भी है सारा, पहले नेम आएगा फिर टाइटल आएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको देखा था ना कि टाइटल ऑथर पहले था, फिर किस ईयर में उसने किया था या किस ईयर में आर्टिकल पब्लिश हुआ था वो ईयर था, और इसमें ईयर क्या होगा कि लास्ट में चला गया, ठीक है। यहाँ से सेकंड नंबर से उठ के बस इसमें लास्ट में चला गया, ये याद रखना है, ऑथर, ईयर, टाइटल और पब्लिशर। तो APA में तो क्या रहेगा, यही प्रोसेस रहेगा, और MLA में क्या करेगा, ये उठ के सबसे लास्ट में चला जाएगा, ATPY, ऐसे याद रखना है, ठीक है। A से ऑथर, Y से ईयर, T से टाइटल, P से पब्लिशर, पब्लिशर कौन था। देन शिकागो लास्ट स्टाइल है, ये शिकागो मैनुअल स्टाइल। तो मैनुअल स्टाइल में क्या होता है, ये हिस्ट्री, आर्ट्स और सोशल साइंस में यूज़ किया जाता है रेफरेंस स्टाइल लिखने के लिए। इसमें क्या होता है कि ऑथर का फर्स्ट और लास्ट नेम होता है, ठीक है। देन टाइटल आता है, पब्लिशर आता है और ईयर आता है, ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम है, यहाँ पे बस नेमिंग का थोड़ा सा फ़र्क है। एंड ये की पॉइंट्स है एग्ज़ाम के लिए, इसको आप रीड कर लेना एक बार यहाँ से, जैसे कि हमने पहले भी पढ़े हैं, कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए थे। देन आता है रिसर्च आर्टिकल, लास्ट टॉपिक है रिसर्च आर्टिकल और स्ट्रक्चर, कि रिसर्च आर्टिकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, क्लियर कॉन्साइज टाइटल जो कि अपने टॉपिक और इसके पर्पज़ को इंडिकेट करेगा। देन आता है एब्स्ट्रैक्ट, शॉर्ट समरी लिखेंगे हम अपने टॉपिक के बारे में, अबाउट 150 to 200 वर्ड्स में, ठीक है। एंटायर आर्टिकल, पर्पस, मेथड, फाइंडिंग, कंक्लूजन, सब हम लोग इसी में बता देंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब छोटे उसमें। देन आते हैं कीवर्ड्स की, कीवर्ड्स हमने 5-7 कीवर्ड्स बताने होते हैं उसमें, और आर्टिकल बताना था इंडेक्सिंग एंड रिसर्च का, ठीक है। देन आता है इंट्रोडक्शन, फिर क्या करते हैं हम लोग कि बैकग्राउंड बताते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, अपने इंट्रोडक्शन देते हैं अपनी प्रॉब्लम का, ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चन, मतलब इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और देन रिसर्च क्वेश्चंस कि हमने क्या क्या रिसर्च क्वेश्चन यूज़ किए हैं। देन लिटरेचर रिव्यू, अब इसके बाद क्या होता है कि रिव्यू किया जाता है, समरी लिखी जाती है ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड रिलेटेड टू योर टॉपिक, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है पहले से ही, जो स्टडी अलग रिसर्चर्स ने की हुई है उसको क्या करेंगे
कि पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि ऐसा ऐसा सब पहले हो चुका है और ये रिजल्ट आया था। देन आता है मेथोडोलॉजी कि हम लोग कैसे कैसे अपने रिसर्च को फॉलो करेंगे। जैसे कि रिसर्च का डिज़ाइन कर लिया, सैम्पल कर लिया, मतलब सैम्पल डाटा कलेक्शन हो गया, और देन प्रोसीजर करेंगे, एनालाइज करेंगे उसे, रिजल्ट फाइंडिंग्स। और सबसे बाद में क्या आएगा, एनालाइज करने के बाद तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ना, तो रिजल्ट शो करेंगे हम टेबल से, ग्राफ से, स्टैटिक्स से, ठीक है। इन सब चीज़ों से हम लोग अपने रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। देन आता है डिस्कशन इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। तो व्हाट डू दे मीन, कि रिजल्ट का क्या मतलब है, हाउ डू दे ऑफ्टन कनेक्टेड टू लिटरेचर, और इससे कैसे रिलेटेड है, ठीक है। देन आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है, की फाइंडिंग्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस। समरी की फाइंडिंग्स, हमें की फाइंडिंग्स क्या मिली एंड देयर इम्प्लीकेशन, और इसको कहाँ कहाँ इम्प्लीकेट किया जा सकता है। देन आते हैं रेफरेंसेस। इसमें भी लास्ट में आएगा, जैसे कि हमने रिसर्च रिपोर्ट में लिखा था ना, ऐसे ही इसमें भी लास्ट में क्या आएगा, रेफरेंसेस आएगा, कंप्लीट लिस्ट ऑफ सोर्सेज सिटेड इन द आर्टिकल। तो जो भी हमने यूज़ किया उसकी कंप्लीट लिस्ट हमें प्रोवाइड करनी होती है। मूव ऑन करते हैं PYQs पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच रेफरेंसिंग स्टाइल इज कॉमनली यूज इन एजुकेशन एंड फिजियोलॉजी। तो रेफरेंस में कौन से, एजुकेशन और फिजियोलॉजी में कौन सा था, APA, ठीक है। देन उसके बाद MLA किस में था, लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज़ और लैंग्वेजेस में। और लास्ट वाला कौन सा था, शिकागो, वो किस में था, सोशल साइंस में। और बताओ फटाफट किस में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एब्स्ट्रैक्ट इन द रिसर्च आर्टिकल इज। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि एक ब्रीफ समरी होती है इंटायर रिसर्च की, मतलब पूरा रिसर्च जो हमने डाटा कलेक्ट किया, हमारी प्रॉब्लम क्या है, डाटा कलेक्ट किया है, उसको एनालाइज किस मेथड से किया है, क्या एनालाइज किया है, और इसका रिजल्ट क्या है, शॉर्ट में सब कुछ हम जो समरी लिखते हैं 150 to 250 वर्ड्स में अपने कंप्लीट रिसर्च की पर्पस, मेथड, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। देन आता है APA स्टाइल। APA स्टाइल में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले ऑथर नेम आएगा APA में, ऑथर नेम, ईयर, कब इसने पब्लिश किया, पैरेंथेसिस कब थी इसकी, देन क्या था, टाइटल था, देन पब्लिशर था, ठीक है। और MLA में क्या था, ATPY, ठीक है, ये यहाँ आ गया था। और जो शिकागो था वो भी सेम ही था ना, MLA की, ठीक है। लास्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ लास्ट चैप्टर है मे बी, चलो छोड़ो बाद में देखेंगे वो, मुझे तो लगा पहले वाला लास्ट है। तो एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च। तो एप्लीकेशन ICT से मतलब आप समझ ही गए होंगे, एक चैप्टर अलग से भी है, वहाँ पर भी इसे पढ़ेंगे, बट अभी ब्रीफ में देख लेते हैं कि ICT क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि डिजिटली, जो आजकल सब कुछ हो गया है ना, इंटरनेट हो गया है, मोबाइल फ़ोन हो गया है, ये सब, ठीक है। कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म नाउ रिसर्च, मतलब अभी क्या हुआ है कि इंफॉर्मेशन ICT ने क्या किया है कि रिसर्च को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रिसर्चर्स नाउ यूज़ कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, और डाटा बेसिस और सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर सकते हैं। क्या करने के लिए, टू फाइंड द लिटरेचर, कलेक्ट द डाटा, एनालिसिस द रिजल्ट एंड शेयर द फाइंडिंग ग्लोबली। तो क्या होता है कि रिसर्चर यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स का, इंटरनेट का, डाटा बेसिस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर्स का, किसको फाइंड आउट करने के लिए, लिटरेचर को, डाटा को कलेक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है, और रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। काफ़ी सारे टूल्स आ गए ना, ऐप्स आ गए हैं आजकल। और लास्ट में क्या करेंगे, हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना, कि अपने जो भी पोस्ट वोस्ट होते हैं उससे करके हम लोग अपनी जो फाइंडिंग्स है, हमने क्या फाइंड आउट किया है, क्या रिज़ल्ट नहीं आया, क्या नई डिस्कवरी की है, उसको हम लोग ग्लोबली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं ये पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार, कि हमें कौन कौन से डिजिटल रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो सबसे पहले आता है इनफ्लिबनेट, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो सारी जो मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका लिंकिंग नेटवर्क है ये, जो जर्नल्स को एक्सेस देता है, ठीक है। हम यहाँ से जर्नल्स को एक्सेस कर सकते हैं। डेलनेट क्या होता है, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। तो जो क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, जो रिसोर्सेज है लाइब्रेरीज़ के लिए,
तो कोऑपरेटिव लाइब्रेरीज तक ऑनलाइन जो शेयर किया जा सकता है, ठीक है, वो है। और जस्ट स्टोर क्या होता है, जर्नल स्टोरेज होता है, जहाँ पे जर्नल्स और एकेडमिक जर्नल्स और बुक्स और प्राइमरी सोर्सेज को हम लोग एक्सेस कर पाते हैं या स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। देन आता है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर क्या है, एकेडमिक सर्च इंजन है, रिसर्चर्स के लिए फ्री रिसर्च इंजन है ये, और जिसमें आर्टिकल, थेसिस और बुक्स, पेटेंट्स हम लोग इसको एक्सेस कर पाते हैं। शोध गंगा क्या है, ये क्या होता है कि इंडियन ईटीडी रिपोजिटरी है, जो यूजीसी से क्या करता है, मतलब कंट्रोल करता है यूजीसी से, ठीक है। ईटीडी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक और थेसिस एंड डिसर्टेशन। तो रिपोजिटरी है ये, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की थेसिस एंड डिसर्टेशन का। स्कोपस क्या होता है कि एल्सवियर्स एब्स्ट्रैक्ट एंड डाटाबेसेस। तो एल्सवियर्स के जो एब्स्ट्रैक्ट है या जो फाइंडिंग्स है उसको छोटों में, या डाटाबेस जहाँ से हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। दैन द डाटाबेस ऑफ पीर रिव्यू रिसर्च। पीर रिव्यूड रिसर्च का डाटाबेस होता है ये एक तरीके से। पीर रिव्यूड क्या होता है कि जहाँ पर जैसे कि किसी रिसर्चर ने रिसर्च किया, देन अदर रिसर्चर्स एंड एक्सपर्ट्स ने इसको क्या किया, रिव्यू किया, तो वो पीर रिव्यूड कहलाएगा, ठीक है। विद द सिटिएशन ट्रैकिंग, मतलब कि कब कब सिटिएशन हुआ, सिटिएशन मतलब उसकी चेकिंग, ठीक है। वेब ऑफ देन वेब ऑफ साइंस। अब ये वेब ऑफ साइंस क्या है, प्रेस्टिजियस डाटाबेस है जो कि यूज़ किया जाता है मेजरिंग रिसर्च इम्पैक्ट, की रिसर्च का क्या इम्पैक्ट होगा। SPSS क्या होता है, स्टैटिकल पैकेज ऑफ सोशल साइंसेज, स्टैटिकल पैकेज, ठीक है। और नवीवो, ये दो चीज़ें तो ऐसे ही याद हो जाएगी। SPS से स्टैटिकल न्यूमेरिकल डाटा यूज़ होगा, जहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑफ क्वांटिटी डाटा एनालिसिस स्टैटिक्स यूज़ करेगा। नवीवो जहाँ पर क्या करेगा, क्वालिटेटिव को यूज़ करेगा, ठीक है। SPS मतलब इसमें तो स्टैटिक्स यूज़ करेगा। नवीवो यहाँ पे नंबर से ये लगा लेना, नंबर का अपोजिट है नवीवो, ठीक है, नंबर का अपोजिट, जहाँ पर क्वालिटेटिव डाटा, इंटरव्यूज़ और टेक्स्ट को कंसिडर किया जाएगा। देन मेंडले या जोरोस्टर में क्या होता है, रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कि वो जोरोस्टर या मेंडले क्या करता है कि हमें कोई अगर टॉपिक पे रिसर्च करना है तो उसकी रेफरेंसेस यहाँ से हमें मिल जाएगी, जैसे टूल्स टू ऑर्गेनाइज द रेफरेंसेस एंड ऑटो फॉर्मेट सिटिएशन वही कि रिसर्च कोई हुई है तो उसको चेक करना, ठीक है। टर्निटिन क्या है, प्लैगियरिज्म और डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। प्लैगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि मान लो अभी किसी ने रिसर्च पहले से ही कर दिया, पब्लिश करी हुई रिसर्च है, लेकिन कोई और उठा के क्या करता है कि उसे पब्लिश कर देता है, ठीक है, उसे पब्लिश कर देता है। और मतलब क्या हुआ कि ये मिसकंडक्ट है एक तरीके से कि किसी और की रिसर्च को तुम क्यों पोस्ट कर रहे हो या अपना नाम क्यों दे रहे हो। तो वो क्या करता है कि ये टर्निटिन एक सॉफ्टवेयर है जो कि इसको डिटेक्ट करता है कि ये रिसर्च पहले हो चुकी है या किसी ने कॉपी किया है क्या, ठीक है। देन आता है पीर रिव्यू एंड इम्पैक्ट फैक्टर। पीर रिव्यू हमने समझ लिया। पीर रिव्यू क्या होता है कि कोई रिसर्च की हुई है और उस पर एक्सपर्ट्स अपने रिव्यू प्रोवाइड करते हैं कि ये रिज़ल्ट सही है या नहीं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है पीर रिव्यू, ठीक है। तो बिफोर पब्लिशिंग, पब्लिश होने से पहले ही वो चेक होता है बाय द अदर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, उसी फील्ड में जहाँ पे रिसर्च की गई है, और उसकी क्वालिटी को इंश्योर करते हैं कि ये पब्लिश करने लायक है या नहीं। देन आता है इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर में क्या होता है, मेजर हाउ ऑफ्टन आर्टिकल इन अ जर्नल आर सीटेड, मतलब कितनी बार उसे चेक किया गया है बाय द एक्सपर्ट्स, ठीक है। IF क्या होता है, हायर IF होगा, जहाँ पे हायर इम्पैक्ट फैक्टर होगा वहाँ पे ज़्यादा रिस्पेक्टेड जर्नल होगा वो, ठीक है। ओपन एक्सेस क्या होता है कि रिसर्च फ्रीली अवेलेबल, जहाँ पर रिसर्चेज जो दूसरों की रिसर्चेज है वो मतलब ऑनलाइन अवेलेबल होती है सभी को, जहाँ पे किसी भी सब्सक्रिप्शन की नीड नहीं होती है, तो ओपन एक्सेस में वो होगा, ठीक है। देन सिटिएशन इंडेक्स क्या होता है, डाटाबेस ट्रैकिंग होती है, हाउ मैनी टाइम्स पेपर इज़ सिटेड बाय द रिसर्चर्स। मान लो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे के आते हैं ना, तो कितने एग्जामिनर्स ने उसको चेक किया है, कितनी बार वो चेक हुआ है, कितनी बार सिटेड हुआ है, ठीक है। ये सब होती है सिटिएशन इंडेक्स। DOI क्या होता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर।
तो यूनिक कोड होता है एक एवरी डिजिटल रिसर्च पेपर के लिए, सभी रिसर्च पेपर के लिए क्या होता है, डिजिटल कोड होता है, ठीक है, यूनिक कोड। ISBN क्या होता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है, BN से याद रहेगा आपको, बुक नंबर, ठीक है। देन ISN, तो ये सीरियल नंबर, ठीक है, SN में सीरियल नंबर होता है, ये याद रखना है, सीरियल नंबर होता है जर्नल और बुक्स के लिए, ठीक है, मैगजीन्स वगैरह के लिए। देन आता है UGC केयर लिस्ट। UGC केयर लिस्ट में क्या होता है कि अप्रूव्ड जर्नल्स ही पब्लिश होते हैं इंडियन रिसर्चर्स के लिए। जो PhD करेंगे ना, तो उसमें आपको जो भी UGC केयर लिस्ट में आपको पहले से पब्लिश जर्नल्स और वो सब मिलेंगे, क्योंकि उसमें खुद से रिसर्च करनी होती है, कोई भी टीचिंग देने वाला नहीं होता है, आपके पास टीचर नहीं होता है, आपको ही खुद से रिसर्च करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज PYQs देख लेते हैं। इन्फॉर्मेट किससे एसोसिएटेड है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नेटवर्किंग से, जहाँ पे ई रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं हम लोग इंडिया में, इन्फिल्मनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शोध गंगा अभी मैंने बताया था ना, जिसे UGC वो करता है, मेंटेन करता है या कंट्रोल करता है। तो वो क्या होता है कि इंडियन यूनिवर्सिटी थेसिस और डिसर्टेशन को मतलब क्या करता है, वहाँ पे एक्सेस करवाता है या अवेलेबल करवाता है टू द रिसर्चर्स। देन क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ अ जर्नल इंडिकेट्स, जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या इंडिकेट करता है, हाउ फ्रीक्वेंटली आर्टिकल इज सिटेड बाय द अदर रिसर्चर, मतलब उसको कितनी बार चेक किया गया है, वो किससे पता चलेगा हमें, इम्पैक्ट फैक्टर से। और जितना हायर इम्पैक्ट फैक्टर होगा उतनी बार इसे मतलब उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा, रिसर्च एथिक्स पढ़ लेते हैं, जो कि मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो गाइड करते हैं ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल रिसर्च को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं। मॉरल रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट रिसर्चर मस्ट फॉलो, जो रिसर्चर को फॉलो करना ज़रूरी होता है अपने रिसर्च को लेके, जहाँ पे फेयर, हॉनेस्ट, डज नॉट कॉज एनी हार्म टू एनीवन, ये सब चीज़ें होती है। एथिक्स प्रोटेक्ट्स participants and maintain credibility, then ensure the integrated of the research process। तो ये सब चीज़ें होती है कि उसको फॉलो करना होता है एथिक्स को एक अच्छी रिसर्च के लिए, ठीक है। देन द की प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, इन्फॉर्म कंसेंट होते हैं फर्स्ट। देन पार्टिसिपेंट्स को पता होना चाहिए कि वो किस स्टडी के लिए मतलब वो अपने आप से ही एग्री कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको फोर्स किया गया है, ठीक है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट में ये आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल है इसका। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, तो जो भी रिसर्चर है, वो पार्टिसिपेंट है, उन मतलब जैसे जिन लोगों को लेके हम लोग रिसर्चर स्टडी कर रहा है, उन पार्टिसिपेंट्स की जो डिटेल्स है वो किसी को भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, पब्लिकली प्रोवाइडेड नहीं होंगी। देन होता है एनोमिटी, देन पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिफाई शुड नॉट बी रिवील्ड द रिसर्चर रिपोर्ट्स, तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको भी रिवील नहीं करनी होती रिसर्च रिपोर्ट किसी को भी, कि रिसर्चर का क्या रिजल्ट निकला है। देन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, रिपोर्ट रिजल्ट्स मतलब रिपोर्ट में क्या होता है, रिजल्ट ट्रूथफुली शोन होना चाहिए, इवन इफ दे डोंट सपोर्ट योर हाइपोथेसिस। रिजल्ट तो एक्यूरेट ही शो करना है, अगर जो भी निकला है, ज़रूरी नहीं है कि हाइपोथेसिस हमने कुछ और किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं निकला तो हम अपने हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते रिजल्ट को, तो इसमें ऑनेस्टी होती है। देन आता है नॉन मैलेफिसेंस, तो ये किसी को पार्टिसिपेंट्स को हार्म नहीं करनी चाहिए, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि किसी को रिसर्च करने के लिए किसी को कितना ज़्यादा दर्द होता है, उसके पैर पे हथौड़ा मार के देखते हैं कि फिजिकली और फिजियोलॉजिकली, मानसिकली भी, मतलब मेंटली भी किसी को भी ये अफेक्ट या मतलब हार्म नहीं करनी चाहिए किसी भी रिसर्च। देन बेनिफिशंस क्या होता है कि रिसर्च शुड बेनिफिट सोसाइटी एंड पार्टिसिपेंट इन सम वे, मतलब या तो पार्टिसिपेंट्स को कुछ मतलब बेनिफिट प्रोवाइड होना चाहिए उस रिसर्च का, और सोसाइटी को भी कुछ मतलब सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलना चाहिए उस रिसर्च से, ठीक है, और वो उसका ऑब्जेक्टिव भी होता है। देन आता है जस्टिफाई एंड फेयरनेस, तो जस्टिफाई और फेयरनेस में क्या होता है, बेनिफिट एंड बर्डन्स ऑफ रिसर्च शुड बी फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अमंग द ग्रुप्स, मतलब बेनिफिट्स और बर्डन्स को
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हर ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स के, ठीक है। वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि किसी भी वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन में क्या है कि कोई भी, जैसे कोई भी पार्टिसिपेट कर रहा है, रिसर्च करने दे रहा है अपने ऊपर, तो वो फ्री है कि वो मूव ऑन कर सकता है, अपने उसको छोड़कर जा सकता है, ठीक है। उसको कोई भी मतलब प्रेशराइज नहीं करेगा कि तुझे तो अब ये मतलब रिसर्च को पूरा कराना ही होगा। देन राइट टू विड्रॉ, वही फोर्स नहीं करना चाहिए, और कभी भी लीव कर सकता है, कभी भी छोड़कर जा सकता है, और उस पर कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी, विदाउट एनी पेनल्टी। एक्यूरेसी ऑफ डाटा, डाटा मस्ट बी कलेक्टेड, रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड ऑनेस्टली, मतलब जो दूसरे लोगों को बता रहे हैं हम ऑनेस्टली बताए कि हमारा ये रिजल्ट निकला है, हमने ऐसे ऐसे सब किया और ये रिजल्ट निकला है। नो फैब्रिकेशन, और इसमें कोई फैब्रिकेशन नहीं होनी चाहिए। मिसकंडक्ट है ये एक तरीके का। तो जो मिसकंडक्ट होता है, व्हाट डू नॉट टू डू, रिसर्च क्या करें और क्या नहीं करें, तो ये सब चीज़ें कैसे होगी ये देख लेते हैं। प्लागरिमिज्म मैंने बताया था कि किसी और के वर्क को कॉपी करके और बिना क्रेडिट के पोस्ट कर देना, ठीक है। वेरी सीरियस, मतलब सीरियसली लिया जाता है कि ये आपके फ्यूचर पे भी क्या होता है कि आपके फ्यूचर से भी रिलेटेड हो सकता है, कि आपके जो करियर को भी सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। देन फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन में क्या होता है, मेकिंग अप डाटा, मतलब रिजल्ट, और फैब्रिकेटिंग में क्या हो गया कि डाटा और रिजल्ट खुद से ही बना लिया हम लोगों ने, एक्चुअली कलेक्टेड जो था वो शो ही नहीं किया। फॉल्सिएशन क्या होता है, चेंजिंग और मैनिपुलेटिंग, मतलब थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया डाटा को या रिजल्ट्स को, तो वो फॉल्सिएशन होता है, ये मिसकंडक्ट है, ये नहीं करना चाहिए। डुप्लीकेट पब्लिकेशन, मतलब किसी का और का पब्लिश किया हुआ उठा के हमने थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया जर्नल से, और बिना किसी को बताए, बिना किसी डिस्क्लोजर के हमने पब्लिश कर दिया। देन सलामी स्लाइसिंग क्या होती है, सलामी स्लाइसिंग क्या होती है, स्प्लिटिंग वन लार्ज केस स्टडी इनटू द स्मॉल पेपर्स आर्टिफिशली, मतलब क्या हुआ कि एक बड़ी सी रिसर्च है, उसके जो उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, अलग अलग टुकड़े किए, और उसको आर्टिफिशली पब्लिश कर दिया, और बिल्कुल उसको मतलब क्या हुआ कि उसको क्रेडिट ही नहीं दिया जहाँ से वो उठाया था, और उसी की रिसर्च को कॉपी पेस्ट कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। गोस्ट ऑथरशिप क्या होता है कि लिस्टिंग समवंस एज ऑथर हु डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द रिसर्च, मतलब जैसे होता है ना कि आप लोग अभी ग्रुप बना के कोई रिसर्च करते थे या कोई मतलब प्रोजेक्ट करते थे, जिसमें है ना किसी ने किया, उसका नाम तो आएगा या नहीं आएगा, बट जिसने नहीं किया उसका नाम ले दिया, जिसने कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं किया था रिसर्च में, तो वो क्या हो गया, घोस्ट ऑथरशिप हो गया। गिफ्ट ऑथरशिप क्या हो गया कि एडिंग समवन, मतलब जैसे जो हमने किया, जैसे मैंने किया काम किसी मतलब प्रोजेक्ट पे, और जो मेरे ग्रुप मेंबर्स थे उनको भी ऐड कर दिया, उनको फेवर कर दिया, तो वो क्या हो गया, गिफ्ट ऑथरशिप, और उनको नाम उनका ऐड कर दिया मैंने कि इन्होंने भी मेरे साथ रिसर्च कराई है और ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिसकंडक्ट होते हैं वो 3 मोस्ट सीरियस, वो कौन से होते हैं, FPP, ठीक है। FPP में क्या होता है, फर्स्ट वाले F का मतलब होता है फैब्रिकेशन, ठीक है, फैब्रिकेशन। दूसरे F का मतलब होता है फॉल्सिएशन, ठीक है। देन P का मतलब होता है प्लागरिमिज्म, ठीक है। ये सबसे सीरियस वाले 3 जो है मिसकंडक्ट्स हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा सीरियस इन्हें लिया जाता है। नेक्स्ट इज PYQ, PYQ देख लेते हैं एक बार हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन्फॉर्म कंसेंट इन द रिसर्च मीन्स, इन्फॉर्म कंसेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, पार्टिसिपेंट मस्ट नो अबाउट द, जो भी पार्टिसिपेट है उनको क्या होना चाहिए कि पहले से पता होना चाहिए कि क्या हम लोग रिसर्च करने वाले हैं उन पे, फिर वो अनुमान लगा सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि इसमें रिस्क है या नहीं, और वो कंसेंट देते हैं अपना कि हाँ हम इस रिसर्च के लिए रेडी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ रिसर्च मिसकंडक्ट, अभी हमने पढ़ा था ना FPP, तो FFP ये वाला था, फैब्रिकेशन फॉल्सिएशन ऑफ डाटा, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब सीरियस यही है, ठीक है, FFP।
ये याद रखना है। देन व्हेन अ रिसर्चर पब्लिशेस द सेम वर्क टू द डिफरेंट जर्नल्स, ठीक है, इन टू डिफरेंट जर्नल इज कॉल्ड, मतलब क्या होता है कि एक की किसी ने मतलब डिस्कवरी की, एक ये जर्नल भी पब्लिश कर दिया, एक ये जर्नल भी पब्लिश कर दिया, तो इसको हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट पब्लिकेशन बोलेंगे, ठीक है। देन ये क्विक रिवीजन नोट्स हैं, इससे आप सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से तरीके से बनाया हुआ। लास्ट में एक आपको माइंड मैप भी मिल जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ये PDF आपको मिल जाएगा 19 रुपीज़ में। डिस्क्रिप्शन से जाना, आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाके आप मैसेज कर सकते हैं ड्रॉप, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, बताएंगे मुझे कि हमें मैथ्स के लिए एक अलग क्लास चाहिए या नहीं, येस और नो में कमेंट करना, क्योंकि मैथ्स एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा। करेंगे अलग अलग वीडियोज़ में, अलग सीरीज़ में, अलग सीरीज़ चाहिए, एक एक टॉपिक क्लियर चाहिए मैथ्स का, तो यस कमेंट कर देना, अदरवाइज़ नो कमेंट कर देना, क्योंकि हम फिर इसी में ही, इसी सीरीज़ में 1 या 2 वीडियोज़ में उनको कंप्लीट करेंगे। ये था आज का वन शॉट लेक्चर। एंड प्रीवियस वाला यूनिट 1 वाला आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वाली यूनिट के लिए, यूनिट 3 जो है कॉम्प्रिहेंशन, वो भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।